चिराग पासवान शाम को जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और उसके महज कुछ घंटे बाद नीतीश पर जोरदार हमला बोलते हैं, जिसके बाद सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि क्या जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चिराग पासवान को और कुछ निर्देश दिए गए हों, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान इन दिनों नीतीश सरकार पर हमलावर हैं और लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि इन सबके पीछे भाजपा हो सकती है। अब इसके बाद जब चिराग पासवान की जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद तस्वीरें सामने आती हैं, खुद चिराग पासवान इस मामले पर पोस्ट करते हुए बताते हैं कि उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है और उसके करीब 1 से 1.5 घंटे बाद चिराग पासवान नीतीश सरकार पर हमलावर होते हैं और अपने पोस्ट में जो लिखते हैं वो आपको बहुत ज्यादा हैरान शायद नहीं करेगा। चिराग लिखते हैं कि बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का बयान अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अन्नदाता किसानों को अपरोक्ष रूप से हत्यारा बताना ना सिर्फ उनके मान सम्मान का अपमान है, बल्कि उनके त्याग और परिश्रम का भी अनादर है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाय बिहार पुलिस का ध्यान बेवजह के बयानों पर ज्यादा है, जो बेहद चिंताजनक है। प्रशासन को अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करनी चाहिए। यानी कि चिराग सीधे सीधे पुलिस के एडीजी पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि तरीके के जो बयान है वो पुलिस को नहीं देने चाहिए। और इसी पोस्ट पर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से रिपोस्ट करते हुए लिखा गया कि बेखौफ अपराधी, बेपरवाह प्रशासन। अब दोस्तों यहाँ पर चिराग पासवान एक और पोस्ट करके जो पटना में एक हॉस्पिटल में हत्याकांड होता है उस पर भी सवाल उठाते हैं। यहाँ पर मेन बात यह है कि चिराग पासवान जिस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं वो सरकार में ही खुद गठबंधन में शामिल है। नीतीश सरकार एनडीए में है, चिराग पासवान भी एनडीए में है, तो ऐसे में आखिर चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा क्यों रहे हैं? इसके पीछे तमाम थ्योरी सामने आ रही है। कई वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटें हथिया सके। तो वहीं तमाम लोगों का कहना यह भी है कि चिराग पासवान इन हमलों के बदले में कोई बड़ा पद और बड़ा कद चाहते हैं। आपको भी पता है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, लगातार बिहार में आकर के चुनाव लड़ने की बात कहते हैं और कहते हैं कि बिहार मुझे वापस बुला रहा है। तो ऐसे में चिराग पासवान बिहार आकर कोई मंत्रालय तो नहीं चाहते होंगे। जाहिर तौर पर उन्हें कोई बड़ी गद्दी सौंपने का वादा किया गया होगा या फिर कोई और तरीके से चिराग पासवान को समझाया गया होगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा। अब अगर हम 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ते हैं और करीब 30 से ज्यादा सीटों पर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ते हैं, जिससे नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट जाते हैं। इसके बाद कहा यह गया कि चिराग पासवान को इस यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के उपहार के स्वरूप में चिराग पासवान को केंद्र में मंत्रालय दिया गया, क्योंकि चिराग पासवान जितना नुकसान नीतीश का करते हैं उतना फायदा बीजेपी को मिलता है। इस वजह से चिराग पासवान को बीजेपी इस तरीके से सम्मानित करती है इनडायरेक्टली। अब इस मौके पर अगर चिराग पासवान के बयानों को देखें, उनके पोस्ट को देखें, तो वो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं बिना नीतीश कुमार का जिक्र किए, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार को विकास की ओर ले जाने की बात करते हैं, जबकि नीतीश कुमार अभी मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं और वो एनडीए के साथ हैं। अगर हम पोस्ट की जो बात कर रहे हैं वो चिराग पासवान इन तमाम चीजों पर नीतीश के सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाने के चंद समय बाद वो पीएम मोदी की तारीफ में भी पोस्ट करते हैं और बाकायदा पीएम मोदी का बिहार में स्वागत करते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की बिहार में रैली थी। अब यहाँ पर चिराग का जो दोहरा चरित्र सामने आ रहा है उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान 2020 वाली रणनीति अपना रहे हैं। 2020 में भी चिराग पासवान का एक नारा था कि मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। अब इसी मोटिव पर और इसी नारे पर चिराग पासवान 2025 का विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान ना सिर्फ ज्यादा सीटें चाहते हैं बल्कि बीजेपी से एक आश्वासन भी चाहते हैं कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो उसके
बाद चिराग पासवान को बिहार में मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। इससे फायदा बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं। उनकी दुसाध जाति बिहार में करीब 5 से 6% के आसपास है। तो ऐसे में बीजेपी को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि वो एक नैरेटिव सेट कर पाएगी कि चिराग पासवान दलित हैं और बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। चिराग पासवान की राजनीतिक विरासत भी देख लीजिए तो रामविलास पासवान चाहे कभी भी कहीं भी रहे हो, वो हमेशा सरकार का हिस्सा रहे हैं। यानी वो किसी भी गठबंधन में हो, वो सरकार का हिस्सा रहते थे और बकायदा केंद्र में मंत्री रहते थे। और अब उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके बेटे चिराग पासवान चलते हुए दिख रहे हैं। वो अपनी शर्तों पर गठबंधन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको लेकर के नीतीश कुमार पर निशाने साधना हो या फिर दूसरे सहयोगी दलों से मनमुटाव करना हो, जैसा जीतन राम मांझी और चिराग के बीच चल रहा है। ऐसा करके चिराग पासवान मोदी के आंखों का तारा यानी मोदी के हनुमान भी बने रहना चाहते हैं और साथ ही अपने सहयोगियों का नुकसान करके बीजेपी को फायदा भी पहुंचाना चाहते हैं। अब चिराग पासवान की मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं और उनके सर पर हाथ किसका है? क्या बीजेपी के इशारों पर वो ऐसा काम कर रहे हैं? फिलहाल चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है, इसको भांप पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। पर कहा यह जरूर जा रहा है कि चिराग पासवान किसी न किसी के कहने पर इस तरीके की बयानबाजी जरूर कर रहे होंगे और चिराग की इस रणनीति के पीछे किसी बहुत बड़े प्रभावशाली इंसान का हाथ हो सकता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान आखिर कब तक इस मोड में नजर आएंगे और सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में जो बात होगी उस पर क्या रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।